नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीटी या पीआरटी वाला, जो 26-27 तारीख में हो सकता है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं, सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए थे इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर जो अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इनको हम उदाहरण नियम के साथ जो करने वाले हैं, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर एक इसमें गलत है, और वो गलत कौन से वाला है, तो यही जो आपने यहाँ पर बतलाना है कि निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है। निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है निर्देशन की विशेषताओं और प्रकृति के संदर्भ में गलत है। अब गलत बताना था यहाँ पर, तो गलत कौन सा है, ये वाला। निर्देशन केवल अन्य के प्रयास के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनसे आप आसानी से एकदम से क्वेश्चन पर पहुंच सकते हैं कि हमारा कौन से वाला सही आंसर होना चाहिए। अब निर्देशन केवल अन्य के प्रयास के माध्यम से व्यक्ति की स्वयं मदद करना है, इसको माना गया था। अब निर्देशन का लक्ष्य है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वह अपने निर्णय खुद ले सके। जैसे कैरियर काउंसलर छात्र को विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में जानकारी देता है, लेकिन अंतिम चुनाव छात्र स्वयं अपनी रुचि और क्षमता के आधार पर करता है, न कि काउंसलर उसके निर्णय लेता है। तो इस कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया था, ये तो यहाँ पर गलत था। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है उसे कहा जाता है। तो एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, तो उसे परावर्तक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या फिर आलोचनात्मक चिंतन, तो उसे क्या कहा जाएगा। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, तो क्या कहा जाएगा उसे, तो उसे कहा जाएगा अवधारणात्मक चिंतन, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है कि एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है। जैसे कि जब आप गर्म चाय का कप छूते हैं तो संवेदना हो गई, आपको महसूस होगा चाय गर्म है, ठंडी है, कैसी है। तो आपके पिछले अनुभव, जलने के अनुभव के आधार पर आप तुरंत यह अवधारणा बना लेते हैं कि यह गर्म है और आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी अवधारणा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषता के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पर भी आपने गलत ही बताना है। भावनाओं की विशेषता के संदर्भ में गलत है कि संवेग भावनाओं पर आधारित होते हैं, जन्मजात होते हैं, समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती है और अपनी स्थिति भी बदल देती है। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती है। तो कौन से वाली बात आपको ठीक इसमें लग रही है कि जो कि गलत है, तो गलत यहाँ पर कौन सी हो सकती है इसमें। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तो जो है इसमें जो ऑप्शन बी है, ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती, इसको माना गया है। अगर इसको भी देख लेते हैं, या फिर और कौन सी वाली बात इसमें ठीक हो सकती है, ये वाली कि भावनाएं जन्मजात होती हैं। जैसे कुछ भावनाएं हैं भूख प्यास नींद वाली, तो जन्मजात होती है, ये वाला भी ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया है कि ज़्यादातर जानवरों में भावना ही होती। ये बात गलत, क्योंकि गलत में बताना था आपने, क्योंकि उनके पास बौद्धिक समझ नहीं होती। अब जैसे वैज्ञानिक अध्ययन और पालतू जानवरों के व्यवहार से स्पष्ट है कि कुत्ते, बिल्ली और हाथी जैसे जानवरों में भी खुशी, दुख, डर और लगाव जैसी भावनाएं होती। जैसे कुत्ता अपने मालिक के घर लौटने पर उत्साह खुशी दिखाता है। तो ये जो बात यहाँ पर बतलाई गई थी कि जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास बौद्धिक समझ नहीं होती, ये बात यहाँ पर गलत इसमें लग रही है। तो इस कारण से जो यहाँ पर इसको माना गया है। और जो यहाँ पर बी है, बी किस कारण से सही हो सकता है, तो वह भी देख लेते हैं, क्योंकि बी भी यहाँ पर सही आंसर है इसमें। तो भावनाओं का जो धारणा से गहरा संबंध है, और एक भावना दिखाती है कि हम दुनिया के बारे में क्या महसूस करते हैं। भावनाएं अनुभव और प्रशिक्षण का उत्पाद है।
तो जो विलियम मैकडूगल थे उनके अनुसार भावना एक स्थायी सृजनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के आधार पर किसी चीज के लिए आयोजित की जाती है। और विशेषताओं की अगर हम बात करें, भावनाओं की विशेषताएं, भावना एक अर्जित स्वभाव है, स्थायी भावात्मक सकारात्मक अभिवृत्ति है और हमारी मानसिक संरचना का एक स्थायी भाग है। संवेग भावनाओं का आधार होते हैं। प्रत्येक भावना किसी न किसी वस्तु या विचार की ओर निर्देशित होती है। एक वस्तु या विचार से जुड़ी विभिन्न प्रकार की भावनाएं एक विशेष भावना का निर्माण करती है। भावनाएं जटिल होती हैं जिनमें कई अर्जित प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं और समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल लेती हैं। अधिकांश जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास बौद्धिक समझ नहीं होती। एक भावना अनिवार्य रूप से एक निर्देशित स्वभाव है क्योंकि यह किसी वस्तु व्यक्ति या फिर विचार के आसपास निर्मित होती है। भावना हर समय मौजूद होती है और मानसिक संगठन की एक स्थायी स्थिति है। मनोग्रंथि विकास के एक निश्चित स्तर पर भावनाओं में बनती है। जब एक मनोग्रंथि स्थिरता को प्राप्त करती है तो यह भावना बन जाती है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन जो ये बी में आया है कि भावनाएं संवेग होती है, इसको भी जो सही माना गया है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर अपने आप में ठीक है। इसके बाद है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो सबसे पुरानी विधि है, प्रयोग नैदानिक मनोभौतिक या आत्मनिरीक्षण। तो कौन से वाली है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि? तो सबसे पुरानी विधि जो इसमें यहाँ पर मानी गई है, तो जो ये ऑप्शन डी में आई है, आत्मनिरीक्षण विधि। तो व्यवहार का अध्ययन करने वाली सबसे पुरानी विधि है। शुरुआती मनोवैज्ञानिकों ने लोगों से बताने के लिए कहा कि जब वे किसी विशेष रंग को देखते हैं या कोई आवाज़ सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या विचार या फिर भावनाएं आती हैं, और यह अपने ही अनुभव का सीधा अवलोकन था। तो व्यवहार का अध्ययन करने वाली सबसे प्राचीन पुरानी विधि थी आत्मनिरीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, धमकी देना, उपहास करना, सताना, शरीर रचना में स्थिर। अब बाल अपराधी की एक विशेषता यहाँ पर नहीं थी, कौन सी? ये वाली, शरीर रचना में स्थिर। अब अपराधी व्यवहार का संबंध है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण कारकों से। किसी व्यक्ति का पतला या दुबला पतला होना स्थैनिक शारीरिक बनावट है, उसे अपराधी आप नहीं कह सकते। विभिन्न शारीरिक प्रकार के लोग अपराधी व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं और शारीरिक बनावट इस बात का कोई निर्धारक नहीं है। तो अगर कोई कमजोर है, जरूरी थोड़ी है वो अपराधी होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा एक अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? तो अल्बर्ट बंडोरा के अनुसार जो इनमें सही क्रम कौन से वाला हो सकता है? तो कौन से वाला सही क्रम यहाँ पर हो सकता है? अब इसमें देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए को माना गया है, अवलोकनात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक, उत्पादन। तो कैसे है, एक बच्चा अपने माता पिता को किताबें पढ़ते हुए देखता है। एक बच्चा अपने माता पिता को किताबें पढ़ते हुए देखता है, मतलब वो अवलोकन कर रहा है, और वह इस व्यवहार को अपने मन में धारण करता है कि पढ़ने का अच्छी आदत है। धारणा बना ली उसने। माता पिता की प्रशंसा, अपनी जिज्ञासु से पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, अभी प्रेरणा हो गई, इसलिए वह खुद किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। ये उत्पादन हो गया। मतलब ऐसे है जैसे दूसरों को काम करते हुए देखकर अपने आप भी उसकी जो नकल करना। तो इस प्रकार से भी जाए सही है। अब इसका यहाँ पर एक और भी सही हो सकता है, ये वाला, अवधारणा, धारणा, उत्पादन और अभिप्रेरणा, ये वाला भी सही हो सकता है इसका। क्योंकि जैसे अवधारणा हो गया, यदि कोई व्यक्ति किसी मॉडल से कुछ सीखता है तो उसे उस पर और उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सीखता है तो उसे ऐसा करने के लिए मानसिकता में होना चाहिए। और धारणात्मक की अगर बात करें तो यह बाद में उपयोग के लिए गतिविधियों को स्मरण करने की एक प्रक्रिया है। यदि व्यक्ति गतिविधियों को याद करने में सक्षम नहीं है तो उसे फिर से पहले चरण का स्मरण करने की आवश्यकता होती है। उत्पादन की बात करें तो यह अर्जित क्रिया को करने या पुनः प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो यह वह प्रक्रिया जहां व्यक्ति को वास्तविक दुनिया में शारीरिक रूप से व्यवहार करने में सक्षम होना चाहिए। और अभिप्रेरणा, व्यक्ति को वांछित व्यवहार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वाला भी जो है सही आंसर है। अल्बर्ट बंडोरा ने तो इसी को माना था। तो इनके अनुसार अधिगम सुख और दुख की सीमाओं के परे हो सकता है। तो इस प्रकार लोग केवल दूसरों को देखकर या उनके निरीक्षण करके लोग क्या करते हैं उनके बारे में पढ़कर और दुनिया का सामान्य अवलोकन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो इसमें जो है ये वाला भी जो है सही। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है? मार्टिन प्रिंस ने, अल्बर्ट वैलेंटाइन या कैटन? तो ये किन के द्वारा कहा गया था कि व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर माना गया था ऑप्शन सी वाले। तो वैलेंटाइन जो है इनके द्वारा ये कहा गया था। अब वैलेंटाइन जन के अनुसार एक व्यक्ति का स्वभाव जैसे उसका शांति या मिलनसार होना, उसके माता पिता से विरासत में मिला जन्मजात गुण हो सकता है, लेकिन यह गुण उसके जीवन के अनुभव, शिक्षा और सामाजिक संपर्क से भी प्रभावित होकर विकसित होता है, तो उसे कहा जाएगा अर्जित गुण। तो व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, तो ये कहने वाले थे वैलेंटाइन। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक, इसमें गलत है, मतलब असत्य है। विकास में परिवर्तन निहित होता है। विकास पैटर्न अपूर्व अनमेय होता है। आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होता है। विकास परिपक्वता में अधिगम का उत्पादक होता है। तो कौन से वाली बात यहाँ पर इसमें गलत है? कौन से वाली? ये वाली, कि विकास पैटर्न अपूर्व अनमेय होता है, तो ये गलत है। अब ये कथन असत्य है क्योंकि विकास के पैटर्न अक्सर अनुमानित होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश बच्चे पहले बैठना, फिर रेंगना और फिर चलना सीखते हैं। हालांकि व्यक्तिगत दरें भिन्न हो सकती हैं, लेकिन क्रम आमतौर पर पूर्वान्वयी होता है। मतलब जैसे कोई बच्चा है छोटा, सबसे पहले क्या हो, बैठना सीखेगा, फिर गुडलियो चलेगा, फिर खड़े होना सीखेगा। ऐसी है। कुछ तो जो है 8-9 महीने के चलने शुरू कर जाते हैं, और कुछ बच्चे 1-1.5 साल 2 साल भी लगा देते हैं चलने में। तो मतलब क्रम तो सभी का वैसे ही है, सभी पहले बैठना सीखेंगे, गुडलियो चलेंगे, फिर उसके बाद खड़े होकर चलेंगे। तो समय कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो तो सारी सेम ही है। तो कौन सी गलत थी यहाँ पर? विकास पैटर्न अपूर्व अनमेय होता है। इसके बाद है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। शैशव, उत्तर, पूर्व या किशोर में? तो शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती है, तो किस में होंगी श्रेष्ठ? ये तो किशोर अवस्था में। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होंगी किशोर अवस्था में। अब जो किशोर अवस्था, इस दौरान विशेषकर लड़कियों में यौन की शुरुआत लड़कों की तुलना में पहले होती है, और इस समय लड़कियों में शारीरिक विकास जैसी ऊंचाई और द्वितीय यौन विशेषताओं का विकास लड़कों की तुलना में तेजी से होता है, जिससे वे कुछ समय के लिए शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ दिख सकती हैं। तो लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं किशोर अवस्था में। इसके बाद जाता है, कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? तो कौन सी विषय वस्तु है जो समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन की है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, चेतना, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, अस्तित्व के तरीके और समस्याएं। तो कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की मानी गई है? तो ये है ऑप्शन सी वाली, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया, ये वाली। अब जो समग्रवादी है मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि समग्र उसके भागों के योग से अधिक है। वे किसी व्यक्ति के अनुभव या व्यवहार को टुकड़े में तोड़ने की बजाय उसे एक पूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए गेस्टल्ट थेरेपी में एक व्यक्ति के व्यवहार या भावनाओं को अलग अलग घटनाओं के रूप में देखने की बजाय उन्हें उसके पूरा जीवन के संदर्भ में एक समग्र पैटर्न के रूप में देखा जाता है। तो कौन सी विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। इसके बाद है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था? तो जो लड़कियों का पिता से प्रेम है, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था? ओडिपस भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा, स्वप्रेम या निर्भरता की भावना। तो लड़कियों की है यहाँ पर, लड़कों की अलग होती है, लड़कियों की अलग है। तो यहाँ पर लड़कियों के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन था यहाँ पर बी वाला। तो लड़कियां अगर करेंगी तो वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। तो सिगमंड फ्रायड का है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि उस अवस्था को संदर्भित करती है जहां एक युवा लड़की अपने पिता की ओर आकर्षित होती है और अपनी मां के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना रखती है। यहाँ पर उल्टा होता है। तो लड़कियां तो जो है अपने पिता से प्रेम करेंगी और लड़के अपनी मम्मी से प्रेम करेंगे, तो ये अलग अलग है। तो ये लड़कियों वाली इलेक्ट्रा हो जाएगी।
इसके बाद है कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका उल्टा भी हो सकता है। तो कौन सा नियम है ये? प्रत्यगमन का, भिन्नता, सादृश्यता या प्रत्याशित का नियम। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे तेज होते हैं लेकिन आगे उनके बच्चे जा ढीले भी रह जाते हैं, या कुछ के माता पिता ज़्यादा तेज नहीं होते और उनके बच्चे तेज हो जाते हैं। तो ऐसा जो होता है वो कौन सा नियम है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बतलाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो प्रत्यागमन का नियम है। यदि बहुत ऊंचे कद वाले माता पिता के बच्चे औसत कद के पैदा होते हैं, या बहुत बुद्धिमान माता पिता के बच्चे औसत बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, तो यह प्रत्यागमन के नियम का उदाहरण है। इसका मतलब है कि अत्यधिक विशिष्ट गुणों वाले माता पिता की संतान में वे गुण औसत की ओर लौटने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये सारे जो है परिवार के ऊपर निर्भर करता है। कई बार तेज माता पिता के बच्चे उल्टे हो जाते हैं और जो ढीले होते हैं उसके तेज हो जाते हैं। तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव है। इसके बाद है कौन सा? अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। तो अंतर्मुखी सोच प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता यथार्थवादी और व्यवहारिक है। अपनी बौद्धिक खोज में लीन होना, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन, अपने विचारों का आग्रह और सुदृढ़ता से प्रचारित करना। तो कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? अंतर्मुखी सोच व्यक्तित्व की विशेषता है। तो कौन से वाली है यहाँ पर ये? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी को माना गया है इसमें। तो कौन सी हो जाएगी? अपनी बौद्धिक खोज में लीन होना। तो अंतर्मुखी सोच के बारे में यहाँ पर बताना था। एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बाह्यमुखी। अंतर्मुखी होते हैं जो दूसरों के साथ उठते बैठते नहीं है, अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वे हो गए अंतर्मुखी। तो एक अंतर्मुखी सोच प्रकार वाला व्यक्ति अक्सर बाहरी दुनिया की बजाय अपने आंतरिक विचारों और सिद्धांतों में ही डूबा रहता है। जैसे एक दार्शनिक जो दुनिया के गहन प्रश्नों पर घंटों अकेले चिंतन करता है और अपने निष्कर्षों को दूसरे के साथ साझा करने से पहले पूरी तरह से परिपक्व होने देता है। मतलब एक तो दूसरे के साथ जब बाहर उठता बैठता है, एक नहीं बैठता है। तो जो नहीं बैठेगा अंतर्मुखी, बाहर बैठेगा तो मतलब बहिर्मुखी, दूसरे के साथ विचार साझा करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा दिग्गज निकला है। तो ये जो जेम्स लांजे जो है इनके द्वारा संवेग सिद्धांत की सही श्रृंखला कौन से वाली है? अब इसमें जो यहाँ पर इसमें सही जो है सी को अगर हम देखें तो परिस्थिति, शारीरिक अभिव्यक्ति, मानसिक स्थिति। तो जेम्स लांजे का सिद्धांत के अनुसार आप पहले किसी स्थिति का अनुभव करते हैं, फिर आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है और अंत में आप उस शारीरिक प्रतिक्रिया के आधार पर भावना का अनुभव करते हैं। जैसे एक भालू को देखकर परिस्थिति, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है और आप कांपने लगते हैं, शारीरिक अभिव्यक्ति हो गई। और फिर आप महसूस करते हैं कि आप डरे हुए हैं, तो मानसिक स्थिति हो गई। तो इस पर ये भी वाला भी ठीक है यहाँ पर। और जो ऑप्शन ए को देखें तो परिस्थिति, शारीरिक अशांति, मानसिक स्थिति, ये वाली बात भी इसमें ठीक है। तो ए और सी ये दोनों ही बात यहाँ पर ठीक इसमें लग रही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? अब अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं थी आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, आदत बल, अनुक्रिया का सहायता से होना। तो कौन से वाली नहीं में पूछा गया है? नहीं थी यहाँ पर कौन सी? ये वाली आदत बल। अब जो अंतर्दृष्टि है समस्या का एक अचानक और नवीन समाधान खोजना है जो पिछले आदतों या रटे तरीकों पर आधारित नहीं होता। जैसे पिंजरे में बंद बंदर द्वारा अचानक एक छड़ी का उपयोग करके पहुंच से बाहर केलों को खींच लेना, जो उसकी कोई पुरानी आदत नहीं थी बल्कि एक नया समाधान था। तो जैसे गैस्ट्रोलटवादी ने किया था, एक पिंजरे में बंदर को बंद कर दिया था और उसके सामने पहला जो प्रयोग किया गया इसमें छड़ी रखी गई, ऊपर केले टांग दिए गए थे। तो बंदर ने जो थे उसने दोनों छड़ियों को आपस में बांध और केले उतार लिए और खा लिए। फिर दूसरा प्रयोग किया, उसमें बक्से रखे गए और वैसे ही ऊपर केले टांग दिए गए।
तो फिर बंदर ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर जो बक्से को रखा, उस पर चढ़ा और जो केले उनको उतार कर खा गया। तो इस प्रकार से जो ये प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये अंतर्दृष्टि जो है, सोच का सिद्धांत, तो ये वाला यहाँ पर माना गया है। तो नहीं में पूछा गया था, अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है आदत बल को होना, तो आकस्मिकता, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, अनुक्रिया का सहायता से होना। तो ये बातें यहाँ पर 3 इसमें ठीक है, क्योंकि बंदर के अंदर एकदम से जो है सोच आई थी कि ऐसा भी जा हो सकता है कि 2 डंडे थे, उनको आपस में बांधा और केले उतार लिए। और फिर दूसरी में उसने सोचा, बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे और केले उतार कर खा लिए। इसके बाद कौन सी सृजनात्मक की अवस्था गार्डनर ने अपने साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? तो कौन सी सृजनात्मकता की अवस्था हावर्ड गार्डनर ने अपने साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की थी? समलग्न, अंतर्भाषा, समान वस्तु की खोज, स्वपन, संकल्पना, निर्माण। तो साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की थी, तो कौन से वाली थी यहाँ पर? अब इसमें अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन डी वाला संकल्पना निर्माण, ये भी ठीक है बात, और समान वस्तु की खोज वाली बात भी ठीक है इसमें। तो नहीं की थी, तो अगर हम देखें तो ये वाली ज़्यादा ठीक इसमें लग रही है, समान वस्तु की खोज। अब ये ऑप्शन डी में क्या था वो भी देख लेते हैं। तो विलियम गार्डनर जो है, इनकी साइनेटिक्स तकनीक में सृजनात्मकता की प्रक्रिया में संलग्नता, पृथक्करण और विभिन्न प्रकार के सादृश्य का उपयोग शामिल होता है, जैसे प्रत्यक्ष सादृश्य, व्यक्तिगत सादृश्य, प्रतीकात्मक सादृश्य, स्वप्न सादृश्य। संकल्पना निर्माण सृजनात्मकता का एक परिणाम हो सकता है, लेकिन ये गार्डनर की साइनेटिक्स में प्रतिपादित अवस्था नहीं है। अब जो जैसे बोर्ड वाले हैं, उन्होंने बी वाला जो है ये सही माना हुआ है, समान वस्तु की खोज। इसके बाद आ जाता है कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से ठीक नहीं है, वो कौन से वाली है यहाँ पर? तेजी से और आसानी से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बहुत प्रकार की जानकारी रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, जो कुछ उन्हें सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में ठीक नहीं थी बात, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों की बात है एक बार जो सुन लेते हैं उसे कभी मर्जी सुन लो। डिक्शनरी बहुत उनकी ज़्यादा होती है और बुद्धि तेज होती है, 140 प्लस कह सकते हैं आप, IQ होता है उनका। तो जो ऑप्शन डी वाला थी बात, ये ठीक नहीं है इसमें। तो जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। अब प्रतिभाशाली बच्चे आमतौर पर जानकारी को तेजी से ग्रहण करते हैं और उसे बनाए रखने के लिए औसत बच्चों की तुलना में कम अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि किसी बच्चे को सुनी या पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने के लिए बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो यह प्रतिभा की नहीं बल्कि सामान्य सीखने की विशेषता है। नेक्स्ट आ जाता है वह संधि अवस्था की आयु विस्तार क्या होता है? तो वह संधि अवस्था की आयु विस्तार 10 से 12, 6 से 12, 11 से 16 या 8 से 10। तो वह संधि अवस्था कौन सी वाली है यहाँ पर इसमें? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यह ऑप्शन सी वाली मानी गई है, 11 से 16 वाली। वह संधि मतलब अडोलसेंस, वह संक्रमण काल है जब एक बच्चा यौन परिपक्वता प्राप्त करता है और युवा वयस्कता में प्रवेश करता है। इस अवधि में शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो आमतौर पर 11 से 12 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होते हैं और 16 से 18 वर्ष तक जारी रहते हैं। तो वह संधि की अवस्था जो है यहाँ पर 11 से 16 वाली मानी गई है। इसके बाद है कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है अल्फा परीक्षण, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण रचना परीक्षण, पास एनालॉग परीक्षण। तो बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का एक प्रकार यहाँ पर नहीं था, अब नहीं है, कौन से वाला? ये वाला आर्मी अल्फा परीक्षण। तो बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का जो प्रकार नहीं है आर्मी अल्फा परीक्षण। अब जो आर्मी अल्फा परीक्षण जो है एक मौखिक और लिखित बुद्धि परीक्षण था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में भर्ती हुए व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एक निष्पादन परीक्षण नहीं है क्योंकि निष्पादन परीक्षण में अक्सर गैर मौखिक कार्य शामिल होते हैं जिसमें क्रियात्मक कौशल और समस्या समाधान की आवश्यकता होती है, जैसे ब्लॉक डिजाइन या घन निर्माण।
जबकि आर्मी अल्फा मुख्य रूप से भाषा आधारित था। तो ये बुद्धि निष्पादन परीक्षण में नहीं था आर्मी अल्फा परीक्षण। इसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क तक विकसित करता है। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, अमूर्त चिंतन की। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, एक तो इंद्रजनित गामक अवस्था, फिर पूर्व से क्रियात्मक, फिर मूर्त से क्रियात्मक और अमूर्त से क्रियात्मक। तो ऐसी 4 अवस्थाएं थी। तो अमूर्त वाली आप देख ही सकते हैं, जो 11 से आगे वाली अवस्था है ये याद है। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसमें अमूर्त तर्क औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। इसे अमूर्त भी कह देते हैं, औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, बात एक ही है दोनों। जो आमतौर पर लगभग 11 से 12 वर्ष की आयु से शुरू होता है और किशोर अवस्था तक जारी रहता है। इस अवस्था में बच्चे परिकल्पनात्मक सोच, निगमनात्मक तर्क और जटिल अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे बीजगणितीय समीकरणों को हल करना या विषय की समस्याओं के बारे में सोचना। तो अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था होती है 11 से आगे की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। तो किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होगा जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जस्ट आंसर ऑप्शन ए वाला है। तो ये कहने वाले थे टर्मन। अब टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की क्षमता के रूप में परिभाषित किया था और उनके अनुसार एक व्यक्ति जितना बेहतर अमूर्त अवधारणा जैसे कि संख्याएं, विचार, सिद्धांत के बारे में सोच सकता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो जटिल गणितीय समस्याओं को आसानी से हल कर सकता है या दार्शनिक अवधारणाओं को समझ सकता है, उसे टर्मन के अनुसार उच्च बुद्धिमान माना जाएगा। तो ये बात सही भी है, आप अपने ऊपर या अपने आसपास जो व्यक्ति उन पर भी लगाकर इसको देख सकते हैं। तो जो मतलब आगे की बात सोच सकता है, अमूर्त बुद्धि जो रखता है, तो उसकी आईक्यू उतनी ही ज़्यादा तेज होगी। या जैसे मैथ के क्वेश्चन कोई जल्दी से फटाफट हल कर लेता है तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो तेज तो होगी। तो वही बात यहाँ पर ये टर्मन जैनों ने कही थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, बच्चों के भीतर छुपे समय की घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बच्चों के भीतर छुपे समय की घुटन एवं शक्तियों के बाहर निकालने की प्रक्रिया, अब इसे हम संवेगिक स्थिरता, संवेगिक संवेदनशीलता, संवेगिक विरेचन, संवेगिक सामर्थ्य, तो इसे क्या कहा जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो ऑप्शन जो है सी वाला रहेगा। तो संवेगिक विरेचन इसको कहा जाएगा कि बच्चों के भीतर छुपे समय की घुटन और शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, संवेगिक विरेचन। अब संवेगिक विरेचन मतलब इमोशनल, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जहां व्यक्ति अपनी दबी हुई या अव्यक्त भावनाएं जैसे कि गुस्सा, दुख, निराशा को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से बाहर निकालता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो अपनी भावनाओं को दबा रहा है, उसे खेल या कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है, जिससे उसे भावनात्मक राहत मिलती है। मतलब जो भी अंदर भावना है उनको बाहर निकालना, तो वो जाएगी संवेगिक विरेचन। इसके बाद है कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मतलब मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देना, समस्या समाधान या कक्षा में विचार विमर्श। तो कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब नहीं है तो वो कौन सी वाली है, यही वाली नहीं में पूछा गया था। यहाँ पर कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, ये वाली। अब जो जिज्ञासा है, जानने सीखने की तीव्र इच्छा है, कक्षा या विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना बच्चे को पहचान या प्रशंसा देता है, लेकिन ये सीधे तौर पर उसके जानने की इच्छा है, नए ज्ञान की तलाश को संतुष्ट नहीं करता। इसके विपरीत प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान, विचार विमर्श सीधे तौर पर बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और उसे संतुष्ट करता है। तो नहीं में पूछा गया था कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना।
अगला क्वेश्चन आ जाता है रोसा सही धब्बा परीक्षण। हरमन रोसा उनका था ये। तो कितने कार्ड थे इसमें? 12, 10, 30 या 31। तो कितने थे यहाँ पर इसमें? अब इनकी जो संख्या है तो ये 10 थी। तो हरमन रोसा का था ये सही धब्बा परीक्षण, प्रक्षेपक के अंतर्गत आता है, प्रक्षेपक परीक्षण के अंतर्गत। तो व्यक्ति का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रक्षेपी परीक्षण है, जिसमें कुल 10 सही धब्बा कार्ड होते हैं, जिसमें से कुछ रंगीन होते हैं, कुछ काले सफेद होते हैं। व्यक्ति को प्रत्येक कार्ड पर जो कुछ भी दिखाई देता है उसे बताना होता है और उसकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण उनके व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को समझने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड होते हैं, उन पर अलग अलग चित्र छपे होते हैं। तो जब बच्चे को देखकर बताना है कि इसमें किसकी आकृति थी और उसके बारे में फिर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। तो वो था हरमन रोसा का सही धब्बा परीक्षण। इसके बाद है शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ईएल थॉर्नडाइक, पेस्टालोजी, हर्बर्ट या फ्रोबेल। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक को जाना जाता है, ईएल थॉर्नडाइक। ये नाम था इनका, ईएल मतलब एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ये कंप्लीट नाम है इनका। तो उनको सीखने के नियम जैसे प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, 3 नियम थे इनके, 3 मुख्य और 5 गौण नियम थे। और शिक्षा के क्षेत्र में उनके व्यवस्थित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। उनके सिद्धांतों ने शिक्षा के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे कि परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने की अवधारणा। तो ये मनोविज्ञान के शिक्षक मनोविज्ञान के पिता के रूप में यहाँ पर जाना जाता है ईएल थॉर्नडाइक को। इसके बाद आ जाता है सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किया था। अब ये जो यहाँ पर तकनीक आई है सोशियोमेट्रिक तकनीक, इसका आविष्कार करने वाले थे J.E. एंडरसन, पेस्टालोजी, हर्बर्ट फ्रोबे या जेल मोरेनो। मतलब कौन से थे इसका आविष्कार करने वाले? तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला है जेल मोरेनो। तो सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार करने वाले थे जेल मोरेनो। नाम क्या था इनका? जैकब एल्मेरेनो, ये इनका नाम था। इन्होंने सोशियोमेट्री नामक तकनीक का विकास किया था और ये तकनीक एक समूह के भीतर सामाजिक संबंध और अंतःक्रिया को मापने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में यह पता लगाने के लिए कि कौन से छात्र सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, कौन अकेला रहना पसंद करते हैं या कौन से समूह बनाते हैं। तो ये सोशियोमेट्रिक प्रणाली उपयोग का उदाहरण है। तो सोशियोमेट्रिक तकनीक का उपयोग आविष्कार किया था जेल मोरेनो ने। इसके बाद है एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति की मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था प्रगाढ़ता बनाम अलगाव, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। तो मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था। अब चौथी अवस्था कौन से वाली है? तो चौथी अवस्था थी परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, किनकी? एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था। अब एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में चौथी अवस्था जो 6 से 12 वर्ष की आयु में प्राथमिक विद्यालय के वर्ष के दौरान होती है। इस अवस्था में बच्चे स्कूल में और अपने साथियों के साथ बातचीत करने में नए कौशल सीखते हैं। यदि वे सफल होते हैं और प्रशंसा पाते हैं तो उनमें परिश्रम प्रियता विकसित होती है, और यदि उन्हें विफलता का अनुभव होता है तो उनकी क्षमताओं को कम आंका जाता है, तो उनमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। ये बात तो आप उनसे भी लगा सकते हैं, चाहे आपका जैसे एस्टेट का एग्जाम ही है, तो बहुत सारे बच्चे हैं प्रत्येक साल एस्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो जो बच्चे पास हो जाएंगे उनके अंदर जोश आ जाएगा, जो बच्चे रह जाते हैं चाहे एक नंबर ही है उससे रह जाएंगे तो उनके अंदर हीनता की भावना आएगी। तो ये उदाहरण तो आप अपने ऊपर या अपने आस पड़ोस बहुत सारे बच्चे हैं उनके ऊपर भी लगा कर देख सकते हैं। तो यह एरिक्सन का था मनोसामाजिक विकास करता है। तो ये चौथी अवस्था थी इसमें परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। तो परिश्रम का फल मिल जाता है उनकी, तो सारे परिवार वाले भी प्रशंसा करते हैं कि बहुत बच्चा दिन रात मेहनत करता है। लेकिन अगर कोई एक नंबर से भी रह जाता है या पास नहीं होता तो उनके घर के बहुत ताने देते हैं कि पढ़ता नहीं है, दिन भर आवारागर्दी करता है, ये है वो है। तो बहुत सहन करना पड़ता है। इसके बाद है रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया है? अब मिथ्या परिपक्वता की अवस्था रोस के अनुसार 612 किशोर प्रौढ़ कौन से वाली थी? तो इन्होंने जो यहाँ पर इसमें माना था
तो ये माना था बाल्यावस्था को। तो रोस के अनुसार कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा गया है? तो कौन सी? बाल्यावस्था। अब रोस ने बाल्यावस्था विशेषकर उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वाली को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा था। इस अवस्था में बच्चे अक्सर बड़े होने का दिखावा करते हैं, स्वतंत्र व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और ऐसी जिम्मेदारी उठाने का प्रयास करते हैं जिनके लिए वास्तव में पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। तो ये थी 6 से 12 वाली अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था। तो रोस ने इसको मिथ्या परिपक्वता की आयु कहा था। बच्चे सोचते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन वे वास्तव में बड़े नहीं होते हैं। इसके बाद है जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षायुक्ति कहलाती है? जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षायुक्ति कहलाएगी? तो उसे हम तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापना, विस्थापन क्या कहेंगे उसे हम? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो उसे तादात्म्यकरण कहा जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। अब तादात्म्यकरण एक ऐसी रक्षा युक्ति है जहाँ एक व्यक्ति अक्सर अवचेतन रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के गुणों, व्यवहार या मूल्यों को अपनाता है जिसकी वह प्रशंसा करता है या जिससे वह जुड़ना चाहता है। उदाहरण के लिए एक छोटा लड़का अपने पिता के जैसे दिखने कार्य करने की कोशिश करता है। यह एक किशोरी अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के कपड़े पहनने या बोलने के तरीके का अनुकरण करती है। तो जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, क्रियाओं को किसी एक दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाएगी? तादात्म्यकरण। जैसे कोई वो लगा लो, कोई सेलिब्रिटी हीरो है, क्रिकेटर है, उसकी कोई दूसरा नकल करता है, उसी के जैसे बनने की कोशिश करता है, कपड़े पहनना, उसी की तरह एक्टिंग करना, बोलना, वो वाला, तो हो गया आपका तादात्म्यकरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? अब कौन सी बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण या फिर हकलाना। तो भाषण विकार नहीं में पूछा गया था, बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है, तो कौन से वाला है सामान्य भाषण विकार? तो यही है जो यहाँ पर ऑप्शन जो ए में दिया गया है, अर्थात ऊर्जा की कमी। तो बाल्य अवस्था का सामान्य भाषण विकार ये नहीं है। अब ऊर्जा की कमी एक भाषण विकार नहीं है, एक सामान्य शारीरिक या भावनात्मक स्थिति है। दूसरी ओर तुतलाना, स्पष्ट उच्चारण, हकलाना सभी सामान्य भाषण विकार हैं जो बाल्यावस्था में देखे जा सकते हैं और भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अब तुतलाना, स्पष्ट उच्चारण, हकलाना सारे बोलने से संबंधित है, लेकिन ऊर्जा का संबंध तो शरीर से है, तो इसका तो इससे संबंध ही नहीं है, तो इस कारण से इसको माना गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।